अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे ऑर्डर 41 के मुताल्लिक। ऑर्डर 41 जो हमें बताता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। अगर हम बेसिकली इसको देखें तो हमारे पास इसके मुताल्लिक सेक्शन 96 भी है। 96 सेक्शन 96 किसका है जी? CPC का ही। वो भी इसी को ही डील करता है कि अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, यानी वो सेक्शन की फॉर्म में डील करती है और ये जो है ऑर्डर 41, ये ऑर्डर सेक्शन 96 जो है वो एक तरह का सब्सटेंटिव लॉ ही का तरीक़ेकार ये कह सकते हैं आप। इस सेंस में कह सकते हैं कि वो जस्ट बताता है कि अपील, ओरिजिनल अपील जो है वो कैसे होती है। ओरिजिनल अपील को एक और हम नाम देते हैं, फर्स्ट अपील भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट अपील वो होती है कि एक डिक्री पास हुई है, उसके खिलाफ जो पहली अपील होती है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट अपील। अब सेक्शन 96 फर्स्ट अपील के मुताल्लिक बताता है। उसके बाद ऑर्डर जो है 41 यानी 41, जिसको हम अब सिंपल फॉर्म में करने जा रहे हैं। इसके पहले कि हमारे पास इसका डिटेल लेक्चर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, लेकिन अब हम इसको इंतहाई सिंपल इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि पहले हमने हर रूल का इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी उर्दू की थी। अब हम जस्ट उर्दू करने लगे हैं क्योंकि हम इसमें इंग्लिश का टाइटल पढ़ेंगे, उसकी मज़ीद जो नीचे वाली लैंग्वेज है वो सारा कंटेंट है वो नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं रूल 1। रूल 1 का फॉर्म ऑफ अपील व्हाट टू कंपनी मेमोरेंडम। जो अपील है वो किस फॉर्म में हो? फॉर्म ऑफ अपील। अब इसमें यह कहता है कि फॉर्म किस सेंस में हो, तो फॉर्म हो मेमोरेंडम की फॉर्म में, और उसके साथ हो क्या? अपील जो है वो मेमोरेंडम की फॉर्म में हो। मेमोरेंडम की शक्ल में अपील हो, यानी जैसे कि प्रॉपर दावा बनाया जाता है ना, ऐसे ही बनाई जाए अपील, यानी पूरे उसके कंटेंट बनाए जाए, उसका इंडेक्स बनाया जाए उसके साथ। और कंपनी इसके साथ होना क्या चाहिए? इसके साथ जिस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील करने जा रहे हैं उस ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आप किस ऑर्डर के खिलाफ अपील करने जा रहे हैं। ये है जी रूल 1। उसके बाद है जी हमारे पास रूल 2, ग्राउंड्स विच में बी टेकन इन अपील। ऑर्डर 2 हमें बताता है ग्राउंड्स के मुताल्लिक। ये ग्राउंड वो खेलने वाला नहीं है, ये रीजंस हैं, यानी किन रीजन के बेस पर या किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर आप अपील लेकर आए हैं। तो लिहाजा आपने क्या करना है, आप अपील में भी वही करना है, आपने ग्राउंड्स लिखनी है, अपील में एविडेंस नहीं लिखने, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रूल 3, रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम। रूल 3 हमें बताता है रिजेक्शन एंड मेमोरेंडम, अमेंडमेंट। अब जो आपने अपील दायर की, आपकी अपील गई कोर्ट के पास। अब कोर्ट अगर उसको रिजेक्ट करती है तो उसके साथ रीज़न लिखेगी, वो जज नीचे साइन करेगा, डेट डालेगा कि इस दिन मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। अगर अमेंडमेंट का कहेगा तो वो फिर भी वही करेगा ऑर्डर में, वो अमेंडमेंट का आपको एक ख़ास टाइम देगा कि इतनी देर के अंदर अंदर आप इसको अमेंड करके वापस करके जमा करवाएंगे, ठीक है। अब रिजेक्शन या अमेंडमेंट क्यों होगी? फॉर एग्जांपल आप कोई ग्राउंड ही नहीं लेते अपील में, आप अपील में कॉपी साथ नहीं लगाते, ऐसे मुंह उठा के अपील में चले गए, भाई किसके खिलाफ अपील में आए हो, कौन सी ग्राउंड है, क्या वजह है, यानी ये इस वजह से वो अपील रिजेक्ट की जा सकती है। उसके बाद है जी हमारे पास रूल है 4, वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स में ऑब्टेन रिवर्सल ऑफ होल डिक्री वेयर इट प्रोसीड ऑन ग्राउंड कॉमन टू ऑल। इसको हम कहते हैं कॉमन ग्राउंड। एक से ज्यादा मुद्दई हैं, एक से ज्यादा मुद्दई सॉरी कह रहा हूं, एक से ज्यादा अपील गुजार हैं और एक से ही ज्यादा वो क्या हैं, डिफेंडेंट्स हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं। अब इसमें एक से ज्यादा रिस्पोंडेंट्स हैं और एक से ज्यादा एपिलांट हैं, तो इसमें क्या होगा? अगर सबका इंटेंशन, सबकी ग्राउंड सेम है, चाहे वो एपिलांट है सारे, जहन गौर से सुनना, चाहे वो सारे एपिलांट हैं या वो सारे वो क्या कहते हैं रिस्पोंडेंट हैं, तो उनमें से कोई एक भी उस सारी डिग्री को वापस करवा सकता है, खारिज करवा सकता है, ठीक। सबका सेम, हाँ सबके ब्याह, क्योंकि सबका अगर मुद्दा सेम है
मौक़िफ़ सेम है, तो चाहे कोई एक जाए उस डिग्री को खारिज करवाने के लिए, चाहे सारे इकट्ठे होकर चले जाएं, बात तो सेम ही है ना। मकसद क्या है, उस डिग्री को ख़त्म करवाना या उसको रिवर्स करवाना। ठीक है, बात समझ आ गई रॉबन? इसमें पावर ऑफ अटर्नी की बात नहीं हो रही, इसमें बात ये हो रही है कि सारे इकट्ठे जाके भी उस मुद्दे पर उसको वापस करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं, कोई एक भी जाके करवा सकते हैं, क्योंकि सबका ऑब्जेक्ट सेम है, सेम पर्पज़ है। एक भी चला जाए, अगर ख़त्म होगी एक के बिहाफ पर भी हो जाएगी, अगर ना होनी हुई तो सबके बिहाफ पर भी नहीं होगी। बात समझ आ गई? उसके बाद है जी हमारे पास ये है हमारा पहला पोर्शन। इसमें हमें ये है कि रूल 4 तक हमें ये बताया गया है अपील में होनी, अपील कैसे होनी चाहिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए, यानी अपील मेमोरेंडम की फॉर्म में होनी चाहिए और उसके बाद ऑर्डर अटैच होना चाहिए। रूल 2 बताता है ग्राउंड्स होनी चाहिए। रूल 3 बताता है, रूल 3 में ये बताया गया कि या अपील रिजेक्ट होगी या अमेंडमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। अगर रिजेक्शन या अमेंडमेंट का ऑर्डर होता है तो उसमें उस जज का और रीज़न, वो जज रीज़न लिखेगा और नीचे साइन और डेट मेंशन करेगा। नंबर 4 रूल में बताता ये है कि अगर सबका पर्पस सेम है, चाहे अपीलांट है या डिफेंडेंट है, कॉमन ग्राउंड है सबकी, तो किसी एक के बिहाफ पर भी वो डिक्री जो है रिवर्सल हो सकती है, चाहे सारे इकट्ठे जाके भी उसको रिवर्स करवा सकते हैं। अब आगे हमारे पास जो ऑर्डर हुआ है उस पर उसकी प्रोसीडिंग को रुकवाने का मामला, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग। इसमें होता यह है कि अमल को, आप जो अमल दरामद हो रहा होता है डिग्री पर, उसको रुकवाने के लिए आप जाते हैं, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग। अब रूल 5 क्या कहता है, स्टे बाय एपीलेट कोर्ट। कोई भी आपने अपील की है वो तब तक स्टे नहीं होगी, चाहे आप डिक्री को रुकवाना चाहें, चाहे आप एग्जीक्यूशन को रुकवाना चाहें। वो इसको पढ़ो, वो कहता है नो अपील, एन अपील शैल नॉट ऑपरेट एज ए स्टे ऑफ प्रोसीडिंग। कोई भी अपील जो है वो रुक नहीं सकती, उस पर प्रोसीडिंग जो है स्टॉप नहीं हो सकती, चाहे अपील है, सॉरी डिक्री है, चाहे उसकी डिक्री की एग्जीक्यूशन है। रॉबन, दो चीज़ें, पहली सेंस में वो ये कहता है कि कोई भी जो अपील है वो डिक्री के प्रोसीडिंग को रोक नहीं सकती। नीचे में इसकी दूसरी सेंस में वो ये कहता है कि उसकी एग्जीक्यूशन को भी रोक नहीं सकती। आगे जाके वो कहता है एक्सेप्ट द कोर्ट मेड ऑर्डर, अगर कोर्ट ऑर्डर करती है फिर रोक सकती है। यानी रूल 5 ये बताता है कि आपने एक अपील दायर की है, खाली दायर करने से उसकी प्रोसीडिंग, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं रुक सकती। उस अपील दायर होने के बाद अगर कोर्ट ऑर्डर करती है तो फिर रुक सकती है। दैट्स इट, गॉट इट, ओके हो गया। स्टे, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग अपील लगा दिया। उसके बाद है हमारे पास रूल 6, स्टे बाय कोर्ट विच पास द डिक्री। अब इसका ये कहता है स्टे ऑफ सूट, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की होगी उसको डायरेक्शन मिल जाएगी कि इसके मुताल्लिक स्टे फरमा दिया जाए, इसके मुताल्लिक स्टे हो गया है। अगर इसमें अदालत को सेटिस्फाई कर लिया जाता है तो उसकी प्रोसीडिंग जो है वो रोक दी जाएगी। ठीक है, स्टे बाय कोर्ट विच पास द डिक्री, उसकी प्रोसीडिंग को वही रोक सकता है जिसने डिक्री पास की है। ठीक है, एग्जीक्यूशन तो नहीं ना रोक सकती, जिसके पास एग्जीक्यूशन चल रही है उसमें आप जाएंगे प्रोसीडिंग के लिए, वो नहीं रोकेगी। मैंने इसका आपको बताया था, इस कोर्ट ने डिक्री पास की, एग्जीक्यूशन के लिए चलेगी बी के पास। ठीक है, अब इसको ऑर्डर होगा रोकने के लिए, इसको ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, इस ये ऑर्डर करेगी स्टॉप का, वो ऑर्डर उठाकर आप यहां लाएंगे। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास रूल 7 जो है, अच्छा ये उसी का ही है, सॉरी, अच्छा ये उसी के सब सेक्शन 2 है रॉबन, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग का रूल 6 आप पढ़ने लगे हैं, वो सब उसका था। यानी कि अगर कोर्ट ऑर्डर करेगी तो उसकी प्रोसीडिंग या एग्जीक्यूशन रुकेगी, अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी तो वो जो प्रोसीडिंग है वो अपील दायर करते वक्त, जो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल एक अपील दायर की है, ऐसे अपील दायर कर दी, अपील लग गई, जी प्रोसीडिंग रुक गई, नहीं ऐसा नहीं होगा।
अपील दायर करना एक सेपरेट प्रोसीजर है। अब उस पर ऑर्डर होता है तो तब उसकी जो प्रोसीडिंग है डिक्री की और एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीडिंग है वो रुकेगी। अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं करती, जर्नल आपकी अपील चल रही है, नोटिस हो गए, तो वो एक केस सुनेगी फिर रुकेगी, वो बाद की बात है। अगर कोर्ट ने कोई वो करते हैं कि कोई ऑर्डर फरमाया ना तो फिर रुकेगी, प्रोनाउंसिंग ऑर्डर हो तो फिर ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रूल 6, सिक्योरिटी इन केस ऑफ ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑफ डिक्री अपील्ड फ्रॉम। अब जिसके मुताल्लिक केस पेंडिंग है, डिक्री चल रही है, सॉरी अपील आई है जिस डिक्री के खिलाफ, आप उसकी प्रोसीडिंग को रुकवाना चाहते हैं, आप उसको कहते हैं कि इसको स्टॉप कर दिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल सफिशेंट कोई कॉज शो करेंगे अदालत में, शो करने के बाद अगर आप कहते हैं कि इसको रोका जाए तो आप उसको रुकवाने के लिए उस डिक्री को सिक्योरिटी जमा करवाएंगे, उस श्योरिटी जिसको कहते हैं श्योरिटी बॉन्ड, फिर रुकेगी। ये है जी सिक्योरिटी। उसके बाद रूल 7 जो है ये ख़त्म है, ये नहीं पढ़ा जाता, रूल 8 पढ़ा जाता है। एक्सरसाइज ऑफ पावर्स इन अपील फ्रॉम ऑर्डर मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। एक्सरसाइज ऑफ पावर्स इन अपील फ्रॉम ऑर्डर मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, इसमें रूल 5 और 6 के तहत, रूल 5 जो क्या करता है वो प्रोसीडिंग को स्टॉप करता है, और रूल 7 6 क्या करता है, उसमें सिक्योरिटी जमा करवाई जाती है। तो इसमें ये कहता है एक्सरसाइज ऑफ पावर इन अपील फ्रॉम ऑर्डर मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अगर किसी डिग्री को एग्जीक्यूशन हो रही है, उसकी प्रोसीडिंग को स्टॉप करना है, तो उसके लिए क्या है, पहले अगर आप के हक में कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो फिर आप उसकी प्रोसीडिंग को शाह साहब रुकवा सकते हैं। अगर ऑर्डर 6 के मुताबिक 5 के मुताबिक प्रोसीडिंग रुक गई है और 6 के मुताबिक आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। ये है जी ऑर्डर 8। अब है हमारे पास ऑर्डर 9, रजिस्ट्री ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील। बेसिकली ऑर्डर 41 के रूल 9 से हम आगे स्टार्ट करेंगे। प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ अपील, यानी और रूल 9 से ऑनवर्ड हम चले कि हमें बताया जाएगा कि जो हमने अपील दायर की है वो एडमिट कैसे होगी, उसको रजिस्टर कैसे किया जाएगा, उसको एपलेट कोर्ट अपनी बुक्स में मेंटेन कैसे करेगी। रूल 9 हमें बताता है रजिस्ट्री ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील। अब जो अपील दायर की गई एपलेट कोर्ट में, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उस अपील के रजिस्टर में सिविल CPC का जो सिविल प्रोसीजर का रजिस्टर होगा, सिविल अपीलों का रजिस्टर होगा, उसमें रजिस्टर्ड किया जाएगा, उस पर डेट लिखी जाएगी और अपील के रजिस्टर में लिखने के बाद उसका एक नंबर जारी किया जाएगा। ठीक है, इसमें कहते हैं, इसको रूल 9 को कहते हैं एडमिशन ऑफ अपील। एडमिशन ऑफ अपील। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास रूल 10, एपलेट कोर्ट में रिक्वायर एपिलान टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। अब एक बंदे ने अपील की, एपलेट कोर्ट ये कहती है कि आपने एक डिक्री के खिलाफ अपील की है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की डिक्री आपके खिलाफ हुई है, आप आए हैं इसकी डिक्री के खिलाफ अपील करने। अदालत ये कहती है कि इस डिक्री की सिक्योरिटी की अमाउंट जमा करवा, श्योरिटी बॉन्ड, फिर अपील को सुना जाएगा, रोका जाएगा। ठीक है, एक बंदा है ही बाहर का, तो पाकिस्तान का है ही नहीं, उसके सारे केसेस पाकिस्तान में जितने भी उसके केसेस पेंडिंग है उतने के मुतालिक जब तक वो डिक्री जमा सिक्योरिटी जमा नहीं करवाएगा तब तक उसकी अपील मेंटेनेबल नहीं वो करेंगे। ठीक है, लिहाजा रूल 10 हमें क्या कहता है कि डिपॉजिट सिक्योरिटी, फर्निश सिक्योरिटी या डिपॉजिट सिक्योरिटी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है रूल 11, पावर टू डिसमिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटिस टू लोअर कोर्ट। अब अकॉर्डिंग टू रूल 11 अदालत के पास अख्तियार है कि अपील लगती है, अपील आई, इसमें क्या है, रूल
9 हमें बताता है कि एक अपील जो है वो आई है, वो आपने रजिस्टर कर ली है, रजिस्टर में लिख ली है। रूल 10 हमें बताता है कि आपने जो अमाउंट थी, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी 5 लाख की डिक्री है तो उसके मतलब उतनी सिक्योरिटी जमा करवानी, चाहे पाकिस्तानी है चाहे फिर भी करवानी है, चाहे आप फॉरेन नेशनैलिटी है फिर भी करवानी, फॉरेन नेशनैलिटी फिर तो मस्ट है, आपने सिक्योरिटी जमा करवानी। अब अपील लग गई है, इससे पहले कि दूसरी पार्टी को नोटिस हो, आप यानी अपीलांट और उसका प्लीडर अदालत में पहुंचते हैं, इनिशियल बहस करते हैं। इनिशियल बहस करने पर रूल 11 के मुताबिक अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई अपील मेंटेनेबल है, मेंटेनेबल करने के बाद वो नोटिस कर देगी। अगर उनको लगता है अपील मेंटेनेबल नहीं है, उधर ही बगैर नोटिस के अपील को क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं डिसमिस विदाउट नोटिस, विदाउट नोटिस। ये रूल 11 है। अब उसके बाद है जी रूल 12। रूल 12 में डे फॉर हियरिंग अपील, अगर रूल 11 के तहत अपील डिसमिस नहीं होती, रॉबिन अगर रूल 11 के तहत अपील डिसमिस नहीं होती, रूल 12 के तहत वो क्या कर दिया जाएगा, डे फिक्स कर दिया जाएगा, डे फिक्स फॉर हियरिंग, यानी पेशी के लिए दिन फिक्स मुकर्रर कर दिया जाएगा कि इस दिन आपकी पेशी लगी हुई है। रूल 13 है जी, एपलेट कोर्ट टू गिव नोटिस टू कोर्ट हुज डिक्री अपील फ्रॉम। रूल 13 के तहत अगर 11 के तहत एपलेट कोर्ट विदाउट नोटिस अपील खारिज नहीं करती, 11 ये बताता है ना कि अगर अदालत को ये लगता है कि अपील मेंटेनेबल नहीं है तो वो बगैर नीचे वाली कोर्ट को जिसने डिक्री पास की है उसको नोटिस किए बगैर रूल 11 के तहत डिक्री खारिज कर सकती है। अगर वो खारिज नहीं करती तो 12 रूल के तहत आ जाएगी कि डे फिक्स कर दिया जाएगा कि इस दिन पेशी मुकर्रर है। फॉर एग्जांपल वो जैसे कि आप लोगों की पेशी लगी हुई है 24 जुलाई 2022 को, ऐसे डे फिक्स कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, रूल 13 के तहत ये होगा कि जिस डिक्री के खिलाफ हम अपील लेकर आए, जिस कोर्ट ने वो डिक्री की है, जारी की है, सिविल कोर्ट होगी, लोअर कोर्ट, कोई भी कोर्ट होगी, उस कोर्ट को नोटिस होगा, लोअर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को रूल 13 के तहत नोटिस होंगे। अब इसमें क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ पेपर टू एपलेट कोर्ट, कॉपीज ऑफ एग्जिबिट इन कोर्ट हुज डिक्री अपील फ्रॉम। अब इसमें कहता है कि जितने डॉक्यूमेंट अदालत को चाहिए होंगे सब रूल के तहत वो अदालत को एपलेट कोर्ट को लोअर कोर्ट भेजेगी, और अगर अटेस्टेड कॉपी एक अपीलांट को भी चाहिए होगी, एक जो मेंशन करदा फीस है उसको रिसीव करने के बाद रूल 13 के तहत उसको कॉपी देगी। जो जिस डिग्री कोर्ट ने डिग्री पास की है ना वो अपीलांट को भी अटेस्टेड कॉपी देगी, ठीक है। रूल 14, पब्लिकेशन एंड सर्विसेज ऑफ नोटिस ऑफ डे फॉर हियरिंग अपील। अब जब अपील एडमिट हो गई, रूल 14 के तहत उसके नोटिस जो हैं वो नोटिस करवाए जाएंगे और उसका एक अखबार इश्तिहार भी निकलेगा, यानी उसको पब्लिश करवाया जाएगा ताकि पता चल जाए कि इस दिन को, यानी इस दिन को आपकी अपील लगी हुई है, आपको नोटिस भी पहुंच रहे हैं और वाया अखबार इश्तिहारात भी आपको मतला किया जाता है, इतला दी जाती है कि आपने इस दिन पहुंचना है। उसके बाद इसका सब रूल है, एपलेट कोर्ट जो है वो नोटिस खुद भेजती है। लोअर कोर्ट में होता क्या है, आप साइन करवाते हैं जज के और उसके बाद आप नोटिस टीसीएस एडी कोरियर वगैरह खुद करवाते हैं। ऐसे ही रॉबन एपलेट कोर्ट में क्या है कि एपलेट कोर्ट आपसे एक प्रिस्क्राइब्ड फ़ी ले लेगी, जो भी उनके नोटिस का खर्चा वगैरह बनता होगा वो लेने के बाद वो नोटिस भी खुद भेजेगी, पब्लिकेशन भी खुद करवाएगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका मसला क्या है, एपीलांट का मसला इतना है कि उसने वो कॉस्ट पे करनी, ठीक। उस ये है जी नोटिस वगैरह। रूल 15 कंटेंट्स ऑफ नोटिस। नोटिस का कंटेंट क्या होगा,
नोटिस का कंटेंट ये होगा कि इस दिन को आपके खिलाफ फलां बनाम फलां केस लगा हुआ है, अपील लगी हुई है, अगर आप इस दिन हाजिर नहीं होंगे तो आपके खिलाफ यक तरफा अपील सुन ली जाएगी। ठीक है, ये क्या है, कंटेंट्स ऑफ नोटिस है। उसके बाद है हमारे पास रूल 16 है। अब इधर सुनो, 1 से 4 तक क्या था, फॉर्म ऑफ अपील। 5 से 8 तक क्या था, प्रोसीडिंग, स्टे कैसे होगी। 9 से 15 तक क्या है, एडमिशन ऑफ अपील, यानी अपील को अपने खाते में रखा कैसे जाएगा, रजिस्टर कैसे होगी, नोटिस कैसे होंगे, दूसरी पार्टी को कैसे मेंटेन किया जाएगा। अब 16 शुरू हो गया जी, प्रोसीजर ऑन हेयरिंग। आपको पता होना चाहिए 16 से ऑनवर्ड जो है वो प्रोसीजर ऑन हेयरिंग शुरू है। यार बाई पार्ट्स कर लो, इतना सौखा ऑर्डर बन जाएगा। अगर बाई पार्ट्स नहीं करेंगे तो फिर वाकई ही इसको याद करना 37 रूल है, कोई बात थोड़ी है, तो याद करना वाकई मुश्किल है। राइट टू बी बिगन, रूल ये है, राइट टू इसमें कहना ये चाह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब डे सुना जाएगा, 16 से क्या स्टार्ट होता है, प्रोसीजर ऑफ हेयरिंग। जिस दिन अपील का दिन लगा होगा, अपील सुनी जाएगी, उस दिन सबसे पहले क्या होगा, एपिलांट या उसके प्लीडर को मौका दिया जाएगा, जी अपना मौक़िफ़ इख्तियार करें, आप क्या कहना चाहते हैं अपील के बारे में। अब अपील के बारे में जो उसकी अपनी बहस होगी वो करेगा। अगर उसको सुनने के बाद अदालत अपील को खारिज नहीं करती तो फिर मौका किसको होगा, ऑपोजिट पार्टी को दिया जाएगा, यानी रिस्पोंडेंट को मौका दिया जाएगा। अब आप इस पर बहस कर सकते हैं। पहला हक किसका है, राइट टू बिगन किसके पास है, एपिलांट के पास है। रूल है जी 17, डिसमिसल ऑफ अपील फॉर एपिलांट डिफॉल्ट। अब इसमें क्या है, रूल 17 के मुताबिक रूल 17 के मुताबिक एपिलांट के ने अपील दायर की, एपिलांट खुद ही हाजिर नहीं होता। रूल 17 के सब रूल 1 के तहत एपिलांट हाजिर ही नहीं होता। अदालत क्या करेगी, अदालत आवाज़ लगाएगी केस की, फलां बनाम फलां केस कॉल होगा। अब एपिलांट है ही नहीं, ना खुद है ना उसका वकील है, तो अदालत क्या करेगी, अपील को खारिज कर देगी, डिसमिस कर देगी। इसका सब रूल 2 कहता है एपिलांट अगर मौजूद है, रिस्पोंडेंट नहीं है जिस दिन फिक्स किया गया है, तो अदालत क्या करेगी, उसके खिलाफ यक तरफा कार्रवाई कर देगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। अब उसके अलावा हमारे पास है जी रूल 18, डिसमिसल ऑफ अपील वेयर नोटिस नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एपिलांट फेलियर टू डिपॉजिट कॉस्ट। नॉन डिपॉजिट, आप एपिलांट ने एक अपील दायर की, एपिलांट को कहा गया कि 5000 नोटिस का खर्चा है वो आपने जमा करवाना। फॉर एग्जाम्पल एपिलांट ये जो 5000 का खर्चा है ये एपलेट कोर्ट में जमा नहीं करवाता, यानी रूल 18 के मुताबिक है ना, डिसमिसल ऑफ अपील वेयर नोटिस नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एपिलांट फेलियर टू डिपॉजिट कॉस्ट, यानी जो उसको अमाउंट कही गई थी वो उसने डिपॉजिट ही नहीं करवाई, और जिस दिन केस लगा था उस दिन वो आके कहता भी नहीं कि मुझे नेक्स्ट टाइम दिया जाएगा, या उसने रिटर्न नहीं मांगा, तो अदालत क्या करेगी, नॉन डिपॉजिट पर केस को क्या कर देगी, खारिज कर देगी, डिसमिस कर देगी। अब इसके बाद 19 है हमारे पास, रूल 19 है रीएडमिशन ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट। अब रूल 11 सब रूल 2 और 17 और 18 के तहत अगर अपील खारिज होती है तो जो एपिलांट है वो रीएडमिशन की क्या करेगा, ये क्या है बेसिकली रीएडमिशन, इसमें एपिलांट क्या करेगा, रीएडमिशन की एप्लीकेशन देगा। उसके बाद 20 है हमारे पास, पावर टू अर्जर्न हियरिंग एंड डायरेक्ट पर्सन अपीयरिंग इंटरेस्टेड टू बी मेड रिस्पोंडेंट।
पावर टू adjourn hearing and direct persons appearing interested to be made respondents। अब इसमें क्या है, अगर रिस्पोंडेंट को बुलाया गया है इन पर्सन, वो आता है, अगर वो बंदा इंटरेस्टेड है, उसने आकर अगर कोर्ट को बताया है, तो अदालत क्या करेगी, अपील को सुनने के बाद अर्जेंट कर देगी कि जी मैं आ गया हूँ, मुझे पता चला है, लिहाजा इसको अर्जेंट कर दिया जाए ताकि मैं नेक्स्ट डेट पर इसकी तैयारी कर लूँ। नहीं 110 के इसके ज़मरे में वो और चीज़ है, वो मैं बताता हूँ। पावर टू adjourn hearing and direct person appearing interested to be made respondent, ये बेसिकली हाँ सही कह रहे हैं, इसको 110 के ज़मरे में लाया जा सकता है। एक तरह का एक बंदा जो है वो एक केस में इंटरेस्टेड है, उसका भी पार्टी बनने का वो कोई मामलात हैं, उस केस में उसका भी कोई इंटरेस्ट शामिल है, तो अदालत क्या करेगी, उसको भी कहेगी इसको भी पार्टी बनाया जाए और केस को दोबारा रीहेयर कर दिया जाए। उसके बाद 21 रीहेयरिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट अगेंस्ट होम एक्स पार्टी डिक्री मेड। अब 21 के मुताबिक, सॉरी 22 हो गया, अब 21 है, रीहेयरिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट अगेंस्ट होम एंड एक्स पार्टी डिक्री मेड। अब जिसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हुई है, 21 के मुताबिक एक तरफा कार्रवाई हुई है, अब वो बंदा क्या है, अगर अदालत के पास आता है कि जी मेरे खिलाफ एक तरफा डिक्री हुई है, तो वो अदालत को आके बताएगा कि जी मैं इस वजह से यहाँ था, वैसे था, नहीं आ सका, क्या है। अगर वो रीज़न बताता है तो वो एक तरफा डिसमिस कर दी जाएगी, अदरवाइज नहीं। 22 अपॉन हेयरिंग रिस्पोंडेंट में ऑब्जेक्ट टू डिक्री एज इफ ही हैड प्रेफर्ड सेपरेट अपील। अब एक ही केस में एक से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, अगर कोई बंदा कोई रिस्पोंडेंट चाहता है कि वो उसको सेपरेट तौर पर सुना जाए, तो वो उसमें ऑब्जेक्ट उठा सकता है, लेकिन इसमें एक टाइम दिया गया है, उस टाइम के अंदर वो उठा सकता है। ठीक है, क्या 1 मंथ के अंदर उठा सकता है, उसके अलावा वो नहीं है। फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्शन में भी प्रोविजन एप्लीकेबल देयर टू। अब जो भी ऑब्जेक्शन है वो 1 मंथ के अंदर उसको उठा सकता है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद है जी रूल 23 रिमांड। रूल 23 के मुताबिक अगर अदालत को लगता है कि ये केस जो है सुनने के बाद कि इसमें रिमांड करना चाहिए, तो रिमांड का बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि अदालत इस केस में ये करती है कि नीचे वाली ही अदालत को वो केस एज इट एज वापस कर देती है कि इसको दोबारा सुनो और दोबारा बताओ। ठीक है, रिमांड करने का ये होता है कि इस केस को सिरे से दोबारा सुना जाए, इसमें एविडेंस वगैरह दोबारा इकट्ठे किए जाए। 24 है जी वेयर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट एपीलेट कोर्ट में डिटरमिन केस फाइनली। इसमें अगर अदालत को एपीलेट कोर्ट को लगता है कि इसमें एविडेंस सफिशिएंट है, काफ़ी है, तो अदालत एपीलेट कोर्ट के पास पावर है कि उसका फैसला कर दे। रूल 25 वेयर एपीलेट कोर्ट में फ्रेम इश्यूज एंड रेफर देम फॉर ट्रायल टू कोर्ट हुज डिक्री अपील्ड फ्रॉम। अगर अदालत को लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं रूल 25 के मुताबिक, तो उनको क्या करेगी, उनके इशू फ्रेम करके फ्रेम इश्यूज और नीचे वाली अदालत को कहेगी कि दोबारा इन पर बात सुनो। रूल 26 फाइंडिंग्स एंड एविडेंस टू बी पुट ऑन रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन टू फाइंडिंग्स। अब जितने ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं, जितनी चीज़ें उठाई गई हैं, उन ऑब्जेक्शंस को दोबारा सुना जाए। 27 है जी अच्छा लिख रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस इन एपीलेट कोर्ट। अब रूल 26 हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, फाइंडिंग एविडेंस टू बी पुट ऑन रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन टू फाइंडिंग। अब जो ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं उनको ऑन रिकॉर्ड लाना चाहिए, वो कौन कहता है, ऑब्जेक्शन ऑन रिकॉर्ड, ये है 26। अब 27 क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस इन एपीलेट कोर्ट। अब जो एडिशनल एविडेंस हैं वो एपीलेट कोर्ट के सामने आप पेश कर सकते हैं। इसमें क्या है, एडिशनल एविडेंस आप कहां पेश कर सकते हैं, 27 एडिशनल एविडेंस, मोड ऑफ एडिशनल एविडेंस।
28 बताता है मोड ऑफ एडिशनल एविडेंस, कि मोड ऑफ टेकिंग एडिशनल एविडेंस, एडिशनल एविडेंस कैसे टेक किए जाएंगे वो हमें बताता है ऑर्डर 28। उसके बाद 29 है पॉइंट टू बी डिफाइंड एंड रिकॉर्डेड। इसमें यही है एडिशनल एविडेंस वो कोर्ट अलाउ करेगी कि वो अगर हाँ जितने एडिशनल एविडेंस हैं उनको कैसे कलेक्ट किया जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास है रूल 29 पॉइंट टू बी डिफाइंड एंड रिकॉर्डेड। अब इसमें यह कहता है कि जो एडिशनल एविडेंस रिक्वायर्ड थे अकॉर्डिंग टू रूल 9 वो जो है ना वो पॉइंट जो है वो उठाकर जो ऑब्जेक्शन जिन पे आया उनको स्पेसिफाई वाजे करके लिखना है। एडिशनल एविडेंस जब टेक करने हैं उनको वाजे तौर पर मेंशन करना है रूल 29 के मुताबिक। अब है जी 30 रूल 30 ये है जजमेंट का प्रोसीजर। जजमेंट इन अपील, जजमेंट व्हेन एंड वेयर प्रोनाउंस, जजमेंट कहाँ पे प्रोनाउंस की जाएगी, ये ओपन कोर्ट प्रोनाउंस की जाएगी, उसी दिन भी की जा सकती है जिस दिन सारे एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड हो जाएंगे, या उसके बाद भी कोई दिन फिक्स कर दिया जाएगा। कंटेंट्स डेट एंड सिग्नेचर ऑफ जजमेंट, जजमेंट में क्या होगा, जजमेंट पे वो जो उसने पॉइंट्स डिटरमिन किए हैं वो मेंशन होंगे, डिसीजन उस पर मेंशन होगा, रीजन डिसीजन की मेंशन होगी और उस पर डेट्स मेंशन होंगी, जजेस के साइन वगैरह मेंशन होंगे। ये क्या बताता है रूल 31 कंटेंट्स ऑफ जजमेंट्स। रूल 32 व्हाट जजमेंट मेड डायरेक्ट। अब जजमेंट तीन तरह की हो सकती है। जजमेंट जो नीचे वाला फैसला है उसको पक्का भी कर सकती है, उसको मेंटेन भी रख सकती है। जजमेंट नीचे वाले फैसले के खिलाफ भी जा सकती है, ठीक है, और जजमेंट केस को रिवर्स भी कर सकती है। तीन टाइप्स हैं जजमेंट की। कितनी टाइप्स हैं? पहली उस फैसले को क्या कर सकती है, कंफर्म कर सकती है। तीसरा वेरिंग, उसके खिलाफ जा सकती है, सॉरी दूसरा उसके खिलाफ जा सकती है, और तीसरा क्या है, रिवर्स कर सकती है, वापस भेज सकती है, यानी रूल 30 और 23 के मुताबिक रिमांड कर सकती है। उसके बाद है जी पावर ऑफ एपलेट कोर्ट। एपलेट कोर्ट के पास ये तमाम अख्तियारात हैं जो ऊपर हमने पढ़े हैं। फैसला कन्फर्म कर सकती है, उसके खिलाफ जा सकती है, उसको रिवर्स कर सकती है, और उसके बाद 35A के मुताबिक कॉस्ट वगैरह का भी फैसला कर सकती है। ये एपलेट कोर्ट के पास है। ये क्या है जी 32 है जी जजमेंट। व्हाट टाइप ऑफ जजमेंट, जजमेंट में क्या होगा। नंबर 3 है जी पावर ऑफ कोर्ट ऑफ अपील। पावर ऑफ कोर्ट। नंबर 34 है डिसेंट टू बी रिकॉर्डेड। अब एक से ज्यादा एक केस में जज बैठे हुए एक अपील में, यानी फॉर एग्जांपल 5 जज बैठे हुए, अगर 4 का फैसला हक में है, एक का खिलाफ है, तो उसको डिसेंट जज कहते हैं, यानी वो डिसएग्री कर रहा है। ये 34 है। डिक्री इन अपील, डेट एंड कंटेंट्स ऑफ डिक्री रूल 35 है। 34 क्या बताता है जी, डिसेंट। 35 हमें बताता है डेट एंड कंटेंट्स ऑफ डिक्री। अब जब डिक्री प्रोनाउंस होगी 35 के मुताबिक, डेट्स ऑफ डिक्री, एक डिक्री प्रोनाउंस हुई है, उस पर डिक्री की डेट लिखी जाएगी, इस दिन प्रोनाउंस हुई है, ये फैसला है, फलां फलां जजेस के उस पर साइन है, और क्या कंटेंट्स है वो भी मेंशन होगा कि ये इसका फैसला है। उसके बाद 36 है कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्री टू बी फर्निश टू पार्टीज। 36 के मुताबिक जो कॉपीज हैं वो दोनों पार्टियों को टेस्टेड कॉपी देना ज़रूरी है। हाँ, उसकी जो कॉस्ट बनेगी 40-50 रुपये जो भी बनेगी, जो एक लॉ की फ़ीस होगी, वो पे करने के बाद दोनों पार्टियों को कॉपी देने की कोर्ट जो है पाबंद है। 37 सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री टू बी सेंड टू कोर्ट हुज डिक्री अपील फ्रॉम। अब जो इसका 37 रूल है, एक कॉपी जो है वो नीचे वाली कोर्ट को भी भेजी जाएगी,
जिस कोर्ट की डिग्री पर अपील आई है उस कोर्ट को भी एक कॉपी भेजी जाएगी, ताकि उस कोर्ट के रिकॉर्ड में उस नंबर के साथ उस फैसले को लिख लिया जाए कि इस फैसले के खिलाफ ये डिसीजन आया है अपीलेट कोर्ट का। ठीक है, ये जी था हमारा रूल 41। एक उर्दू में बताया है, सिंपल बताया गया इसमें। इसके अगर डिटेल कंसेप्ट जानने हैं, यानी विद इंग्लिश वर्डिंग, हर चीज़ को पढ़कर, हर वर्डिंग को पढ़ने के बाद हमने उसको बताया हुआ है, तो उसका लेक्चर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको सुन सकते हैं।